संभल में जो पुलिस चौकी ठीक मस्जिद के सामने बनी थी, पहले वक्फ बोर्ड ने यह दावा किया था कि यह चौकी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, लेकिन अब एक एफिडेविट दिया गया है और इस दावे को खुद खारिज किया गया है और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संभल में जिस जगह पर पुलिस चौकी बनी है वो सरकार की जगह है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल थाने पर नया ट्विस्ट, एसपी के दावे की खुली चिट। शाही मस्जिद एएसआई के अंदर आती है, उसके सामने बिना एएसआई के परमिशन के ये चौकी बनाने लगे। थाने की जमीन सरकारी, ओवैसी को पड़ेगी भारी। वोट बैंक की साजिश फेल, विपक्ष का तुष्टीकरण से मेल। संभल की घटना नीति ये बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र था। जो खोदने वाले लोग हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। संभल पर विपक्ष लाभ लश्कर के साथ सियासत करने में जुटा है और उसमें अखिलेश यादव के तो क्या कहने। कुदर की उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जब से हार हुई है, अखिलेश यादव के मन में डर बैठ गया है। उन्हें लगता है कि 2027 में कुदरकी के साथ संभल भी कहीं हाथ से निकल न जाए। ऐसे में संभल मुद्दे को अखिलेश यादव गर्म रखना चाहते हैं। यही वजह है कि कभी अखिलेश का प्रतिनिधिमंडल संभल जाता है तो कभी सर्वे पर सवाल उठाते हैं, तो कभी शाही मस्जिद के करीब बनने वाले थाने पर आपत्ति जताते हैं। लेकिन इलाके के खालिद और सलीम ने समाजवादी पार्टी की सियासी मेहनत पर पानी फेर दिया है। वो कैसे, खुद सुनिए इलाके से पुलिस अधीक्षक की जुबानी। पे मेरे ऑफिस में एक मोहम्मद खालिद नाम के व्यक्ति की तरफ से एक उनके प्रतिनिधि जो उनके बेटे हैं उनके द्वारा आके एक एफिडेविट दिया गया पर्ची कटवाने के बाद में, जिसमें उन्होंने बताया कि जामा मस्जिद के सामने जिस स्थान पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है उस स्थान की काफ़ी समय पहले जो शपथकर्ता हैं मोहम्मद खालिद हैं, उनके पूर्वजों के बताए अनुसार वो लोग देखभाल करते थे। लेकिन उन्होंने बताया कि मेरा कोई इस जगह से कोई मालिकाना हक नहीं है, ये सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पर ही पुलिस द्वारा चौकी का निर्माण किया जा रहा है। नहीं, मामला ये था कि सर हमारी ज़मीन नहीं है, वो हमारे बुजुर्ग जो थे देख रेख करते थे उसकी। अब हमें पता चला तो सर वो सरकारी ज़मीन है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बहुत अच्छा बात है चौकी बनी और बड़ी खुशी की बात है। नहीं, हमारा नहीं सर, वो तो हमारे बुजुर्ग जो थे उसकी देख रेख करते थे, हमें क्या पता। अब जब पता चला हमें कि हमारी नहीं है तो सर नहीं बात है। आपने आपत्ति हटा दी है कि हमारी नहीं हमारी नहीं है, आपके नहीं था। खालिद और सलीम के खुलासे से साफ है कि ओवैसी के दावे में कितना दम है। साथ ही उन लोगों की आंखें भी खुल गई होंगी जो दावा कर रहे थे कि थाने की जमीन वक्फ बोर्ड की है। हालांकि पिछले 11 दिनों से शाही मस्जिद के करीब थाने का निर्माण हो रहा है। थाने की 15 फीट ऊंची दीवार खड़ी हो चुकी है, दीवारों पर लिंटर डाला जा चुका है। थाने के चारों ओर 7 से 8 फीट की दीवारें खड़ी की गई हैं। 12 से 15 फीट ऊंची चारों ओर पेड़ लगा दिए गए हैं। संभल में जैसे जैसे थाने की दीवार ऊंची हो रही है, विपक्ष की सियासत भी बढ़ती जा रही है। संभल में हिंसा की आग बुझ चुकी है। 40 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इस मुद्दे को ओवैसी और अखिलेश हवा देने में लगे हैं। यकीन नहीं तो सुनिए संभल पर अखिलेश यादव आखिर क्या कह रहे हैं। ये भाईचारा के पक्ष में नहीं है, ये दरारवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दरारवादी पार्टी है, दरारवादी पार्टी। इनके लिए इंसान के जीवन का कोई मोल नहीं है, क्योंकि उसी से वो राजनीति करना चाहते हैं, उसी से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक सुनियोजित ढंग से एक तरह का दंगा कराकर हिंदू और मुस्लिम के बीच में काफ़ी खाई पैदा करने की कोशिश की है और यह सरकार सांप्रदायिक तनाव पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। दूसरी तरफ बावड़ी को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। हालांकि पिछले 5 दिनों से बावड़ी की खुदाई रुकी हुई है। बावड़ी स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है।
संभल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में बावड़ी की खुदाई का 18वां दिन है, लेकिन बावड़ी की खुदाई जिस रफ्तार से चलनी चाहिए थी वो फिलहाल अब धीमी पड़ चुकी है। वजह साफ है क्योंकि जो इमारत है नीचे काफी क्षतिग्रस्त है और इसलिए पिछले 5 से 6 दिनों से मजदूर केवल यहाँ से मिट्टी हटाने की प्रक्रिया देखिए कर रहे हैं। आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, बावड़ी को जल्द से जल्द खाली किया जाए ताकि जो आगे की प्रक्रिया है कैसे उसको यहाँ पर बेहतर तरीके से शुरू किया जाए। संभल में हर दिन सनातन के सबूत मिल रहे हैं, जिससे कट्टरपंथियों का दिल घबराने लगा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार किसने सनातन के सबूतों को मिटाने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाकुंभ की दिव्यता, भव्यता और महाकुंभ के आयोजन को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, उन तमाम सवालों का जवाब दिया है अवधेशानंद गिरी जी ने। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे और यह भी बताएंगे कि जिस तरह से कुंभ की जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन कहा गया है, उस पर भी जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं, जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं। उनसे बात करेंगे क्योंकि कुंभ नगरी में मैं यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ भक्त जो हैं आ रहे हैं। बहुत सुंदर अलौकिक इस समय दृश्य यहाँ पर नजर आ रहा है। महाराज जी क्या सारे संसार भर के वे जो हिंदू धर्म संस्कृति के संवेदनाओं से जुड़े हैं, ऐसे उपासक, जिज्ञासु, मुमुक्षु, योगी, संत, सत्पुरुषों का आगमन हो चुका है। हजारों की संख्या में हर पल हर गली में बढ़ते हुए साधक देखे जा सकते हैं, फिर वो लाखों में और करोड़ों में। ऐसा एक अनुमान है कि 35 से 40 करोड़ तक श्रद्धालु यहाँ आएंगे। निकल कर आ रहे हैं कंदराओं से, गुफाओं से। न केवल ऋषि मुनि, मुझे तो ऐसा भी अनुभव हो रहा है कि हर कुंभ में देवी देवताओं को भी हम अनुभव में देख सकते हैं। भारतीय एकता का कुंभ, भारतीय सामाजिक समरसता का कुंभ, ये डिजिटल कुंभ, हरित कुंभ, स्वच्छ कुंभ, स्वस्थ कुंभ इस बात का संदेश देता है कि हम भले ही जातियों में बटे हों, अलग अलग संप्रदायों में हम रहते हों, पर हम हिंदू सब एक हैं। हम भारतीय एकता का प्रदर्शन देने वाले प्राणी हैं। हम बड़े अत्यंत सभ्य, श्रेष्ठ और शालीन हैं। हम सबके हित की कामना करते हैं, हम सबके शुभ की प्रार्थना करते हैं। इस तरह की एकता कहीं और नहीं देखी जा सकती। करोड़ों लोग जहाँ रहेंगे वहाँ कोई अपराध नहीं होगा, अफरा तफरी नहीं होगी, किसी तरह की कोई आप देखेंगे यहाँ कोई ऐसी प्रवृत्तियाँ नहीं होंगी जो अहितकर हों किसी के लिए। तो एक भारत की सभ्यता, शिष्टता, हम कितने शालीन हैं, संस्कारवान हैं, उसका दर्शन कुंभ में होता है। बिल्कुल महाराज जी, एक सवाल यह है कि सनातन जो है वो शाश्वत है, जिसका आदि है ना अंत है, लेकिन फिर भी इसको लेकर राजनीति होती है। किस तरीके से वक्फ बोर्ड जो है वो सामने आता है, कहता है कि महाकुंभ की जो ज़मीन है वो वक्फ की ज़मीन है, जहां गंगा स्नान किया जाएगा वो वक्फ की ज़मीन है। उसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? और ये भी कहा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन जो है वो यहाँ पर जी, यहाँ कुछ उनकी जो मान्यता है बड़ी भ्रामक है। ये धरती विक्रमादित्य की है, हर्षवर्धन की है, पुलह पुलस्त की है, और ये दिलीप अंगिरा की है। ये धरती है रघु की, राम की, कृष्ण की। ये धरती है शंकराचार्य की। ये कैसे उनकी धरती हो सकती है? वक्फ कहाँ से आ गया? कुछ हजार साल पहले ये धरती किसकी थी? वो जो जिनका अस्तित्व कुछ 100 साल पहले था वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे थे। जो ये बातें कर रहे थे 300 साल पहले, 400 साल पहले, तो उनके सारे पुरखे ही हिंदू थे। तो वक्फ की धरती कहाँ से आ गई? वो तो उनके अगर 300-400 साल पहले, 200-250 साल पहले देखें तो वो सारे के सारे हिंदू थे। इस धरती पर 2 ही प्रकार के लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं अथवा जिनके पूर्वज हिंदू थे, और अगर उनके पूर्वज हिंदू थे तो वो हिंदू ही है। ये धरती हर्षवर्धन की है, एक पुलह पुलस्त की है। ये धरती कवि सुदुम्न शर्याती नभग नाभाग अम्बरीश की है। ये धरती राजा रघु की है। ये राम की धरती है। ये धरती है जहाँ सर्वाधिक यज्ञ हुए हैं। शंकराचार्य कुमारिल भट्ट की धरती है। उन्होंने नाम तक नहीं सुने होंगे, इतने प्राचीन नामों की धरती है। ये धरती राम की है। राम यहाँ से निकलकर वन में गए हैं। भारद्वाज की धरती है। ये धरती है ललिता राजेश्वरी की। अलोप शंकरी यहाँ की देवी हैं, पैस्वनी यहाँ की देवी हैं, 12 माधव यहाँ रहते हैं। देखा जाए तो इस धरती का मालिक तो वेणी माधव है। तो वेणी माधव की धरती है। बक कहाँ से आ गया? और एक और बात है, कुछ 100 साल पहले सनातनी था पूरी धरती पर। जहाँ उनके पूजा स्थल है वो सनातनियों के हैं। पहले इस पर भी विचार करें। वो 100 साल पुरानी कोई बात उखाड़ रहे हैं, ये कभी थी नहीं उनकी, विचार नहीं किया होगा उन्होंने। वो जानते तक नहीं संगम क्या है।
पर हजारों साल पीछे लौट कर देखें तो जहाँ से उनके पूजा स्थल निकले हैं वो धरती सनातन की है। वो 100 साल पुरानी बात कर रहे हैं, मैं 1000 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। अगर पुरानी बातों में जाएंगे तो फिर मैं और भी पीछे जाऊँगा, तो फिर उनके पूजा स्थल तो मेरे हुए ना। आज भी अजरबैजान में मंदिर है, कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में, उज्बेकिस्तान में। Ha ha ha.